नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जेके आईटीआई मंत्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आईटीआई आधारित नॉन टेक्निकल पार्ट्स आपको यहाँ सॉल्यूशन मिलते हैं, उसकी कंप्लीट स्टडी इस चैनल के माध्यम से आपको करवाई जाती है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीआरडीओ, इसरो, डीएमआरसी, यूपीपीसीएल-टी-जी2, यूपी आर्मी नल-टी-जी2 जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं, यदि इनमें रीजनिंग सब्जेक्ट रखा हुआ है जैसा कि डीआरडीओ एंड यूपीपीसीएल दोनों में है, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ये एक तरीके का डीआरडीओ सेप्टम टेक्नीशियन ए के लिए पूरा मॉडल पेपर है जिसमें हम रीजनिंग के पूरे क्वेश्चन सॉल्यूशन आपको करवाने वाले हैं। किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं, वो आपको कंप्लीट मिलने वाले हैं। ये रीजनिंग का कंप्लीट एक मॉडल पेपर, एक प्रैक्टिस सेट है जिसमें ऑल टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। लास्ट तक जरूर देखिएगा, हर टॉपिक से क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं और टाइम का अभाव होते हुए, यानी कि समय का अभाव होते हुए, हम आपको कुछ क्वेश्चन इस पार्ट में कराएंगे, कुछ नेक्स्ट पार्ट में करवाएंगे, फिर आप दोनों को एक साथ जरूर देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अच्छा रिस्पांस भी दिया करो यार, बहुत मेहनत करते हैं। और हमने नॉन टेक की ई बुक जारी की है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप डायरेक्ट वहां से ले लीजिए। नॉन टेक की आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। साथ ही यदि आप प्रैक्टिस देना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, तो लिंक आपको दे रखा है वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल मोबाइल एप्लीकेशन का, आप उसे डाउनलोड करें और वहां आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी जिसमें डीआरडीओ के लिए आपको एकदम हूबहू परीक्षा पैटर्न पर आधारित टेस्ट देखने को मिलता है। और किसी भी टॉपर से पूछ लीजिए, वो आपको यही बात कहेगा कि मॉक टेस्ट लगाने चाहिए। तैयारी आप पढ़कर कर सकते हैं, लेकिन आपकी तैयारी कितनी है, आपको कितना याद है, ये सारी परख आपकी होती है। यानी कि एक तरीके का आपका टेस्ट होता है, वो सारा आपके टेस्ट सीरीज पर ही होता है। यदि आप मॉडल पेपर टेस्ट सीरीज देते हैं तो आपकी तैयारी में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होती है। आप एक बार लिंक पर क्लिक जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 5 लड़कियां दक्षिण की ओर मुंह करके बैठी है। तो यदि इस प्रकार की क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए दक्षिण उत्तर, तो पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ये वाला आप बना लीजिए। तो चलिए देखिए, इस प्रकार से आपको बनाना है। ये देखो, ये आपको बना लेना है। ऊपर लिखना है उत्तर दिशा, नीचे लिखना है आपको दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा, और ये है आपकी पूर्व दिशा। 4 दिशाएं आपको ज्ञान होना चाहिए। अब कह रही 5 लड़कियां दक्षिण की ओर मुंह करके बैठी है, तो ये रही लाइन। अब दक्षिण की ओर है तो ऐसे मुंह करके इसने बैठा दिया। 5 लड़कियां बैठा दीजिए, 3 4 तीर यानी कि मुंह है ना, 5 लड़कियां मैंने यहाँ बिठा दी। अब देखिए क्या कह रहा है कि पी क्यू आर, पी क्यू है ना, पी क्यू तथा आर के बीच में है, तो क्यू और आर के बीच में पी बना दीजिए। यहाँ हम बनाते हैं कि या तो यहाँ क्यू होगा और आर होगा, दोनों के बीच में कौन है, पी। या फिर ऐसा हो सकता है इधर आर है इधर पी है, बीच में तो पी है क्योंकि ये कह रहा है पी क्यू और आर के बीच है, और यहाँ मान लेते हैं क्यू है। दोनों कंडीशन में पी बीच में है ऐसा इसने कहा है। जबकि क्यू है ना एस के बाएं है, तो बाएं का मतलब होता है आपकी लेफ्ट। तो जब आप देखेंगे दक्षिण की ओर इधर मुंह करके जो बैठा है, उसका बायां किधर होगा, आपके जस्ट ऑपोजिट। आपका लेफ्ट इधर है तो इसका लेफ्ट क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा। यानी कि यहाँ बैठा है, कौन बैठा है, क्यू एस के, क्यू है ना ये एस के लेफ्ट साइड है। तो यहाँ तो देखिए आप क्यूपी के लेफ्ट साइड है, यानी कि ये कंडीशन नहीं होगी, ये वाली कंडीशन है कि क्यू है ना एस के लेफ्ट है, तो एस का लेफ्ट इधर क्यू बैठा है और पी है ना क्यू और आर के बीच में बैठा है। पहली वाली कंडीशन सही है। आगे देखते हैं क्या कहते हैं। एस और टी छोरों पर है, यहाँ आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, फिर मैं एक बार हटा दूंगा तो भी आप देख लीजिए। एस है ना, एस और टी दोनों छोरों पर है, यानी कि लास्ट वाली एक एस इधर बैठा है तो टी इधर बैठा है। बताइए ठीक बीच में कौन है। तो मान लेते हैं यहाँ एस है और यहाँ आपकी टी है, हो गया ना, एस और टी, एस इधर है और टी आपकी इधर हो जाएगा। क्यू कहा है एस के लेफ्ट में बैठा है तो क्यू बिठा देते हैं। फिर कहा है पी बैठा है क्यू और आर के बीच में, तो ये वाली कंडीशन आपकी है। देखिए क्या है, एस और टी आपके छोरों पर बैठे हैं, बिल्कुल राइट बात है।
क्यू है ना एस के लेफ्ट में बैठा है, हाँ बिल्कुल बैठा है। क्यू और आर के बीच में पी बैठा है, हाँ बिल्कुल बैठा है। तो अब कह रहा है ठीक बीच में कौन है, तो देखिए दो इधर छोड़ देते हैं, एक बार कलर चेंज करूंगा आपको क्लियरली दिखाई दे जाए। ये देखिए कह रहा है, ये देखिए दो इधर छोड़ देते हैं, दो इधर छोड़ देता हूँ, तो बीच में कौन है, आप कहेंगे पी है। आई होप आप समझ गए होंगे जैसा मैंने एक्सप्लेन किया है ना। और नहीं तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खुद ही एक्सप्लेन कर लीजिए, अपने आप समझ लीजिए, और मैंने आपको अच्छे से बताया है ना। तो ये लीजिए पी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ाता हूँ, वीडियो को पॉज कर लीजिए स्क्रीनशॉट के लिए। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, उपयुक्त चित्र में कितने वर्ग हैं। तो वर्ग माय डियर होते हैं स्क्वायर, है ना, आप सभी को पता है स्क्वायर होते हैं जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, स्क्वायर कहते हैं उसे। तो स्क्वायर में क्या कह रहा है कि इस डायग्राम में कितने स्क्वायर है, तो एक बार जूम कर दूं क्या, ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे जाए। ये लीजिए, ये लो, यहाँ तक काफी है ना, इतना तो बहुत है यार। अब आपको देखिए क्या कितने स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं। स्क्वायर देखिए कितने हैं, तो आप कहेंगे स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है, एक तो ये वाला है ना, फिर दूसरा, तीसरा, और क्या है चौथा, 5 और 6 स्क्वायर, 6 स्क्वायर है ना। फिर और देखिए ये रहा 7वां स्क्वायर, ये रहा 8वां स्क्वायर, और कहीं स्क्वायर है क्या बताइए। 8 स्क्वायर है ना, तो इसका देख लेते हैं ऑप्शन में 8 है क्या। तो देखिए ऑप्शन में 8 तो है नहीं, है ना। देखिए स्क्वायर एक बार फिर से देख लेते हैं। चलिए एक बार फिर से काउंट कर लेते हैं, देखिए क्या, मैं नंबर लिख देता हूँ ना, सही रहेगा। एक ये रहा, दो ये रहा, तीन ये रहा, चौथा, पांचवा, ऐसे ही कर सकते हैं, इसमें कोई फॉर्मूला तो नहीं है, क्योंकि ये देखिए आकृति भी कैसी दे रखी है, 6 नंबर वाला। अब देखिए दो दो को मिलाकर एक बन रहा है 7वां, एक बन रहा है 8वां ना। अब उसके बाद क्या बन रहा है, ये एक और 9वां ना, टोटल 9 है मेरे अकॉर्डिंग, 9 इसमें दे रखे हैं। और आप भी देख लीजिए 9 आपको वर्ग इसमें, यानी कि वर्ग यानी कि स्क्वायर, स्क्वायर कितने दिखाई दे रहे हैं, तो हम कहेंगे 9 हमें स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी की तरफ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन देखिए, स्क्रीन पर क्वेश्चन आपके सामने है, दिए गए कुल वृत्तों की संख्या ज्ञात करें। तो कुल वृत्तों की संख्या मैं आपको बता दूं किस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं। इसमें कोई अलग फॉर्मूला नहीं है, आपको काउंट ही करनी है, क्योंकि एक एक स्क्वायर ही दे रखे ना। यहाँ कोई स्क्वायर तो थोड़ी ना बन रहा है, ये स्क्वायर थोड़ा ना, स्क्वायर यानी कि गोल होता है। तो देखिए कितने स्क्वायर बन रहे हैं, तो आप कहेंगे 4 और 3 12, है ना, ऐसे कर सकते हैं। 3 इधर है, 4 इधर है, 3 चौक 12, मल्टीप्लाई करके आप कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। आगे देखिए क्या कह रहा है, यदि आपको कह रहा है भाग का मतलब है जोड़, और माइनस का मतलब है गुणा, प्लस का मतलब है घटाव, तथा गुणा का मतलब है घटाव, यानी कि आप देख लीजिए क्या है, यानी कि माइनस है और वो भाग है। चलो देख लेते हैं क्वेश्चन को कैसे करना है ना। पहले तो इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आए तो आपको क्वेश्चन पढ़ लीजिए, एग्जाम में पढ़ना जरूरी होता है, लेकिन मैं कहूँगा ना पढ़िए, क्योंकि हम तो बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब देखिए क्या होगा, 20 भाग है ना 12 इंटू जो क्वेश्चन आपको दे रहा है वही मैं लिख रहा हूँ ना, 4, 4 प्लस क्या, ये लो प्लस 8 माइनस है, ये है ना। तो अब देखिए क्या करना है, 20 का 20 लिखिए, भाग की जगह इसने कहा, भाग का मतलब है जोड़, भाग की जगह जोड़ लिख देंगे। अब देखिए 12 लिख दीजिए, उसके बाद गुणा का मतलब इसने कहा है जोड़ है, गुणा का भी मतलब जोड़ और भाग का मतलब भी जोड़ कैसे है, गुणा का मतलब क्या है, गुणा का अर्थ यहाँ दे रखा है, गुणा का अर्थ है माइनस, ये लो गुणा का मतलब माइनस कर दिया। 4 प्लस का मतलब क्या है, प्लस का अर्थ है भाग, प्लस का मतलब क्या है भाग, तो 8, और माइनस का मतलब इसने क्या दे रखा है, माइनस का अर्थ है गुणा, तो माइनस का अर्थ है गुणा इंटू 6। अब देखिए आपकी ये इक्वेशन आपको सोल्व करनी है, बोर्ड मास नियम के अनुसार पहले होता है आपकी, बोर्ड मास नियम लिख दूं क्या, और आई होप आप सभी को बोर्ड मास का नियम भी पता है, लिखने की आवश्यकता तो है ही नहीं, है ना। ये लिखिए बोर्ड मास, बोर्ड मास नियम क्या कहता है, पहले ब्रैकेट, फिर आपकी डिवाइड करना है ना, तो डिवाइड कहाँ होगा, ये एक जोड़ा है, फिर ये है, तो ये देखिए यहाँ आपके डिवाइड होगा, तो 4/8 यानी कि 1/2 हो जाएगा। मैं एक बार इसे नेक्स्ट पेज पर लिखकर आपको एक्सप्लेन करता हूँ ना, ये देखिए यहाँ कर देता हूँ एक्सप्लेन, पूरा इक्वेशन लिख लूँ उसके बाद आपको एक्सप्लेन कर।
अब देखिए ये आपकी इक्वेशन है, मैंने यहाँ लिख ली है। पहले हम इसे सोल्व करेंगे क्योंकि बोर्ड मास नियम कहता है भाग लिखो। तो 1/2 हो जाएगा, 4/8 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 है ना। तो ये 1/2 है आपका। यहाँ तक आपको किसी को कन्फ्यूजन नहीं, मैं मिटा के 1/2 लिख देता हूँ ना। ये लो, टाइम का भी अभाव है और आपको भी थोड़ा समझना चाहिए, वो तो क्या है ना 1/2। अब 1/2 है। अब देखिए उसके बाद क्या होता है, बोर्ड मास नियम फिर से लिख लीजिए आप, बोर्ड मास। तो ब्रेक अब डिवाइड हो गया, अब मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई यहाँ करनी है हमें क्योंकि मल्टीप्लाई का निशान यहाँ है। 2 से कटेगा, ये हो जाएगा 3। अब 3 है। उसके बाद देखिए क्या कहता है, ऐड करो यानी कि जोड़ो। जोड़ कहाँ है, यहाँ है। तो आप यहाँ जोड़ेंगे 32 आएगा। 32 अब बचा आपके माइनस का निशान इंटू 3। तो 32 में से 3 घटा दीजिए माय डियर, आपका आंसर आ जाएगा ना। ये लीजिए ऑप्शन की तरफ जाते ही 29 नंबर ऑप्शन कहाँ दे रखा है, 32 - 3 यानी कि 29 आप कर सकते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। ये लीजिए यहाँ तक मिटा देता हूँ और आपका आंसर भी मैं आपको 29 टिक करवा देता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए थोड़ा मिटा दूँ क्या यार, टाइम भी कम है। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। निम्नलिखित अंक श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो प्रश्नवाचक की जगह आपको संख्या पहचान करनी है कौन सी आएगी। तो देखिए क्या संख्याएं हैं, 4, 5, 9, 18, 34। तो इसे दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो होती है जब भी संख्या इस प्रकार से बढ़े ना, 1, 1, 2, 2 कम कम अंक बढ़े ना। एक तो संख्या ऐसे बढ़ती है, 4 का हो गया 36, 28, तब तो आपको पता है मल्टीप्लाई के रूप में बढ़ रही है। जब 4 से 5 हुई यानी कि ऐड का मतलब हो रहा है, यहाँ एक ऐड हुआ है। यहाँ कितने ऐड हुए, तो यहाँ आप कहेंगे 4 ऐड हुए। फिर यहाँ कितने ऐड हुए, तो आप कहेंगे आपके हो गए हैं 9 ऐड हो गए ना। और उसके बाद कितने ऐड हुए, तो आप कहेंगे कि ये संख्या कोई फिक्स नहीं है, 1, 4, 9 पता नहीं कैसे ऐड हो रही है, कोई सम है कोई विषम है। तो आपको एक और तरीका बता दूं, जब इस प्रकार से आपको पता न चले कि किस प्रकार से बढ़ रही है, तब दूसरा तरीका अपनाया करो। इसमें देखिए क्या है, 4 में कितना ऐड हुआ है, आप कहेंगे 1 का स्क्वायर ऐड करते हैं तो 5 बन जाता है। अब 5 में हम 2 का स्क्वायर ऐड करें ना, तो कितना हो जाएगा 9। फिर 9 में हम 3 का स्क्वायर ऐड करते हैं तो 18 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर होता है 9 और 9 9 18, है ना। अब आप समझ गए होंगे, सब इंटेलिजेंट हो या समझ जाते हो एक बार में, है ना। अब 18 में हम 1 का स्क्वायर हो गया, 2 का हो गया, 3 का हो गया, 4 का। अब 18 में हम 4 का स्क्वायर यानी कि 16 ऐड करते हैं। तो 16 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, तो 16 और 18 आपके होते हैं 34, है ना। 16 और 18 34। उसके बाद देखिए अब आपको 34 में ऐड करना है। 34 में कितने का ऐड करेंगे, तो आप कहेंगे 4 का स्क्वायर हो गया, अब मम्मी करना है 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25। तो 34 और आपको 25 ऐड करने हैं, 9 और 5 59 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही आंसर है। आई होप अच्छे से एक्सप्लेन किया है, सबको समझ आ गया होगा। ऑप्शन नंबर डी की तरफ हम यहाँ जाएंगे। स्क्रीन में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मामीटर तापमान को दर्शाता है, तो एमीटर के लिए कौन सा आएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह आपको बताना है कौन सा आएगा। देखिए थर्मामीटर किस लिए आता है, तो आप कहेंगे ताप को मापने के लिए। तो हमें बताना है एमीटर किसको मापने के लिए आता है। तो सबको पता है विद्युत धारा एमीटर से मापी जाती है। यदि वोल्ट मीटर होता तो हम कर देते विभवांतर को मापने के लिए। यदि एनर्जी मीटर होता तो हम कहते शक्ति को मापने के लिए, है ना। अब देखिए वही क्वेश्चन आ गया क्या, 5 छोरों वाला। कोई नहीं, एक बार एक्सप्लेन कर। यदि ए बी से लंबा है परंतु सी से नाटा है, यानी कि छोटा, जिसे आप हाइट में बोलना कह सकते हैं, तथा बी उतना ही लंबा है जितना कि डी, परंतु ई से लंबा है तब डी है। तो ये आपको इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आए कि वो उससे लंबा है, वो इससे शक्तिशाली है, बड़ा है, जब भी इस प्रकार की क्वेश्चन आई तो आपको एक अलग तरीका फॉलो करना है। मैं आपको बता देता हूँ, जैसा जैसा आपको कह रहा है क्वेश्चन में, आपको उसी तरह से फॉलो करना है। क्या कह रहा है, ए बी से लंबा है, यानी कि बी आपको यहाँ लगाना है कि बी से लंबा कौन है, ए, परंतु सी से नाटा यानी कि बोना है। यानी कि ए है वो बी से तो लंबा है, लेकिन सी से बोना है, यानी कि सबसे लंबा जो हो गया वो आपके सी होगा। इजिली इतनी लाइन का आप मतलब समझ गई। बी उतना ही लंबा है, ये वाली लाइन देखी, बी उतना ही लंबा है जितना कि डी, यानी कि बी और डी दोनों आपकी बराबर हाइट के हैं, यानी कि दोनों की हाइट बराबर है, परंतु ई से लंबा है। यानी कि ये बी और डी है ना, ये दोनों बराबर हाइट के हैं और ई से लंबे हैं। तो आपको अब क्या कह रहा है कि तब डी है, यानी कि डी क्या है, उतना ही लंबा जितना कि ए से तो लंबा नहीं है। आप देख सकते हैं जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, सबसे लंबा सी है, उसके बाद ए है, बी और डी बराबर हाइट के हैं और ई से वो बड़े हैं, यानी कि ई सबसे छोटी हाइट वाला है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है सी से लंबा है,
तो आप देख सकते हैं सी से लंबा नहीं है ना। और बी से नाटा है, इसने कहा है बी उतना ही लंबा है जितना कि डी, और बी और डी दोनों बराबर हाइट के हैं। ए से नाटा है, ये राइट ऑप्शन है कि ए से देखिए छोटी हाइट का है या कम हाइट का है, तो ऑप्शन नंबर डी की तरफ हम जाएंगे। इजीली आप एक तरीके को सीक्वेंस को फॉलो करके इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। इससे पहले भी मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्यूशन करवाए हैं, आप रीजनिंग की प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। ITI आधारित किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, नॉन टेक पार्ट हमारे इस चैनल से आप पढ़ सकते हैं। रीजनिंग की अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, आप उसमें विजिट कीजिए, हमने अलग अलग टाइप्स के आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि अरुण ने कहा ये लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है, अरुण उस लड़की से कैसे संबंधित है। तो आई होप आपने इस प्रकार की लाइंस को समझ लिया है, किस प्रकार से इसका आंसर करेंगे। चलिए एक एक स्टेप से मैं आपको समझाता हूं। अरुण ने कहा, तो मान लीजिए ये आपका अरुण है ना, और कहा कि ये लड़की, यानी कि एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए कह रहा है, हम आपको जी से दर्शा देते हैं। अरुण प्लस मेल है और जी यानी कि गर्ल वो लड़की है जिसे हम माइनस सिंबल से डिनोट कर रहे हैं। ये लड़की मेरी माँ यानी कि अरुण की माँ है और उसका पोता, अरुण की माँ का पोता क्या होगा, आप मान लीजिए कि अरुण का बेटा होगा। तो मेरी माँ के पोते की पत्नी यानी कि अरुण के माँ है, उसका पोता यानी कि अरुण का बेटा, और उसकी पत्नी यानी कि अरुण के बेटे की पत्नी है। आप इजीली इस लाइन को एक एक पार्ट में डिवाइड करके पढ़िए तो आपको समझ आएगा कि अरुण के बेटे की बहू है। तो उसमें आपको दे रखा है अरुण उस लड़की से कैसे संबंधित है, तो अरुण उस लड़की का क्या है, तो आप कहेंगे ससुर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही दे रखा है। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अरुण उस लड़की से कैसे संबंधित है, आप कहेंगे अरुण उसका ससुर है। और यदि पूछे कि वो लड़की अरुण से कैसे संबंधित है, तो वो अरुण की बहू होगी। आप ऑप्शन उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पूछा है अरुण कैसे संबंधित है, तो अरुण उसका ससुर होगा। एक बार फिर से एक्सप्लेन करूँ क्या, देखिए ऑप्शन क्या कह रहे हैं आपकी कि अरुण है उसके माँ का पोता, यानी कि अरुण के माँ का पोता क्या होगा, अरुण का बेटा, और उसकी बहू यानी कि अरुण के बेटे की पत्नी है, वो अरुण की बहू हो जाएगी या फिर अरुण उसका ससुर हो जाएगा। रीजनिंग में ब्लड रिलेशन से रिलेटेड टॉपिक है, उससे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसे आपको घुमा फिरा कर क्वेश्चन दिए जाते हैं। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दे रखे हैं, देखिए विद्यार्थियों की एक लाइन में मेरा स्थान दोनों ओर से 7वां है। दोनों ओर से कितना स्थान है, तो आप कहेंगे 7वां स्थान है। पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं, तो ऐसा क्वेश्चन माय डियर एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। इसमें आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है। क्वेश्चन हो सकता है दोनों छोरों से काउंट करने पर, या एक पंक्ति है उसके दोनों छोरों से कहीं से भी काउंट करो, मेरा नंबर 7वां है, मेरा नंबर 11वां है, मेरा नंबर 15वां है, बताइए लाइन में कितने नंबर है। तो मान लीजिए ये लाइन शुरू हो रही है यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, और ये है आपका ए पॉइंट और ये है बी पॉइंट। अब मान लीजिए मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं यानी कि आप, और आपका नंबर कौन सा है, 7th नंबर है। तो 7th नंबर है, इधर से काउंट करो तब भी आप 7th आते हैं, इधर से काउंट करो तब भी 7th आते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इधर आपके 6 लड़के बैठे हैं तो आपका 7वां स्थान, इधर भी इधर आपके 6 लड़के बैठे हैं तब आपका 7वां स्थान आ रहा है ना। तो टोटल पूछा है ना, तो 6 6 12 और एक आप 13, यानी कि टोटल लोग कितने होंगे। तो आप ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाएंगे। चलिए आपको कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। यदि आप भी चाहते हैं DRDO सेप्टेम 10 में सफलता पाना, यदि आप भी चाहते हैं DRDO में टेक्नीशियन की जॉब, तो वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल लेकर आया है आपके लिए DRDO एग्जाम पैटर्न पर आधारित, हूबहू पेपर पर आधारित टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको अनेक टेस्ट मिलेंगे। 120 क्वेश्चन उसमें शामिल है, पूरी तरह से एग्जाम पैटर्न पर आधारित है। तो आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं, अपनी तैयारी की जांच कर सकते हैं, क्या कमी रह गई है उसे भी सुधार सकते हैं। लिंक दे रखा है आपको डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर जरूर विजिट करें। डाउनलोड नाउ वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन। चलिए आगे बात कर लेते हैं। एक आदमी पूर्व में 3 किलोमीटर की यात्रा करता है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना, तो आपको क्या करना है, सिंपली दिशाएं बना लेनी है, उत्तर, दक्षिण और
पूर्व और पश्चिम 4 दिशाएं होती है, आई होप आप सभी को पता है। तो क्या कह रहा है, एक आदमी 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, यानी कि इस साइड आपकी 3 किलोमीटर चलता है, ये दूरी है आपकी 3 किलोमीटर। एक बार यहाँ से बताऊँ, 3 किलोमीटर ये दूरी है आपकी। उसके बाद क्या कहता है कि वह दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, तो दक्षिण आपकी नीचे की ओर है, यानी कि आपको इस लाइन को नीचे की ओर ऐसे घुमा लेना है। ये होगी 3 किलोमीटर और फिर दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और 4 किलोमीटर चलता है। वह शुरुआती बिंदु से कितना है, यदि उसे पूछे कि कुल कितनी दूरी चला है, तब तो आपको कर देना है 3 और 4 को ऐड करके 7 आंसर लिखना है, क्योंकि कुल उसने डिस्टेंस कितनी कवर की है या कितनी डिस्टेंस वो चला है तो आप टोटल कर सकते हैं। लेकिन यदि आपसे पूछे कि शुरुआती बिंदु से कितना चला है, तो ये आपका शुरुआती बिंदु है और ये आपका एंडिंग पॉइंट है, जिसे हम लास्ट पॉइंट कहते हैं। तो ये आप एक तरीके से देख सकते हैं, समकोण त्रिभुज आपको दे रखा है और इसमें लगा दीजिए पाइथागोरस प्रमेय। याद है ना पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, है ना। तो कर्ण आपको ये ज्ञात करना है, यानी कि टोटल दूरी आपको ये ज्ञात करनी है। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि 9 प्लस 16 बराबर 25, ये आ गया आपके कर्ण का स्क्वायर। जब कर्ण का स्क्वायर आपके 25 है तो आप इजीली कर्ण भी निकाल सकते हैं 25 का रूट करके, यानी कि 5 किलोमीटर वह अपने शुरुआती बिंदु से चला है। और यदि आपको टोटल दूरी पूछे तो आपको ऐड कर देनी है, 3 + 4 = 7 आपका आंसर होगा। आई होप आप में से किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजीली आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन दे रखा है। रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट आज कंप्लीट हो जाएगा और यदि आवश्यकता पड़ी तो हम आपको बार बार प्रोवाइड करवाएंगे। देखिए क्या कह रहे हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के अल्फाबेट्स को संख्याओं से लिखा जाता है, तो निम्न में से किस वर्णमाला की 5 शब्दों का योग 51 होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप ऑप्शन से करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि पूरी वर्णमालाएं 26 अल्फाबेट होते हैं, एक दूसरे के साथ में जुड़ते जाते हैं, तो बहुत सारे 51 नंबर आ जाएंगे। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग कीजिए। देखिए ए दे रखा है, ई दे रखा है, ओ दे रखा है, आई दे रखा है और टी दे रखा है। ऐड कर दीजिए माय डियर। ए का कितना होता है 1, ई का होता है 5, ओ का बताइए क्या नंबर होता है। तो अब देखिए क्या होगा, ओ का कितना होता है तो आप कहेंगे 15, आई का होता है 10, है ना, 10 होता है या 9 होता है, जे का 10 होता है ना, तो ये लीजिए आई का 9, और टी का कितना होता है 20 होता है ना। तो ये नंबर आपको ध्यान होने चाहिए, इजीली कर सकते हैं। ये हो गया आपके 20 और 20 40 और 40 से 10 50, यानी कि 50 ही नंबर हुई, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। तो आप यहाँ तक काउंट कर सकते हैं। अब अगली की कर लेते हैं, यहाँ तक आपके 51 नहीं हुआ और टोटल आपको करना था 51, है ना। छोटी मोटी गलतियाँ हो जाए तो आप भी सुधार लिया करो। अब देखिए आगे वाला ऑप्शन क्या कह रहा है, ए आई ओ ई जे। तो मैं जानता हूँ ए का मतलब होता है 1, आई का मतलब होता है 9, ओ का मतलब होता है 15, ई का होता है 5 और जे का मेरे होता है 10, है ना। हमारे जे की ITI मंत्रा का जे होता है 10। ओके, तो देखिए आगे क्या है, ये हो गया 20, ये हो गया 30 और ये हो गया आपकी 40। तो अभी तक 40 हुआ, यानी कि ये भी आपका आंसर नहीं होगा। इजीली यहाँ ऐसे ऐसे करते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा माय डियर बहुत ही कम समय में, वरना तो बहुत लंबी इसकी प्रॉब्लम होती है इस प्रकार के क्वेश्चन में। आगे देखिए क्या है, AOUEH। अब देखिए ए का 1 होता है, ये आपके होता है 15, 1 और 15 जोड़ दीजिए। उसके बाद यू का आपके कितना होता है, जब टी का आपके 20 होता है तो यू का 21, है ना, और ई का 5 और एच का बताइए कितना होता है, तो ई कर दीजिए आपकी 8, है ना। तो क्या हो गया 15 5 20, 20 से 20 40 और 40 से 10 आपकी 85 हुई, यहाँ तक भी 50 हुई। तो अब आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर होगा। चलिए मैं आपको चेक करके भी बता दूं, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है, यहाँ तक समझ लीजिए। उसके बाद देखिए लास्ट वाले को हम चेक करते हैं ना। अब देखिए ए का क्या बना, तो ए का 1, आई का आपकी क्या बनेगा, तो आप कहेंगे 9, बार बार यार 10 लिख देता हूँ 9। उसके बाद ओ का कितना बनेगा, आप कहेंगे 15, ई का 5 और यू का आपकी बनेगा 21, है ना। अब देखिए क्या होगा, ये हो गया 20, 9 और 21 हो गए 30, यानी कि 50 और 51। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप इसी तरीके से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिए यार, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। अब देखिए एक निश्चित कूट भाषा में क्लोक को इस प्रकार से लिखा है, तो रमेश के पहले और आखिरी अंक को आपको बताना है। मैं आपको पहला और आखिरी नहीं टोटल अंक बताने वाला हूँ। इजीली देखिए क्या हुआ कि आपके लिखा हुआ है क्लोक,
और क्लॉक को इसने कैसे लिखा है, KCOLC, है ना। तो ये पहले कर दिया, उसके बाद ये यानी कि उल्टा लिखा है। क्लॉक की जो स्पेलिंग है उसे एकदम उल्टी करके लिखी है। तो हम भी रमेश को इसी प्रकार से लिखेंगे। रमेश आपकी क्या है, तो हम H से शुरू करेंगे, HSEMRA। तो पहला अंक आपका होगा H और दूसरा लास्ट वाला अंक होगा R। तो ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाएंगे, ये आपका राइट आंसर है। यदि आपको पूछे कि रमेश को उल्टा कैसे लिखना है, तो आपको पहले लिखना है HSEMAR, है ना। ऐसे आपको लिखकर राइट आंसर भी करना है। एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। अब देखिए आगे कौन सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है मेटाफोर को इस प्रकार से लिखा है, तो नॉर्मल को कैसे लिखेंगे। तो आपको वही तरीका फॉलो करना है। कैसे लिखा है मेटाफोर को, मेटा आपके इस प्रकार से और फोर, मेटाफोर। तो अब देखिए मेटाफोर में इसने लिखा है EMATHPRO, है ना। तो यही आपको तरीका फॉलो करना है। ई को इस ऐसे कर दिया और एम को, यानी कि पहले दो अक्षरों को इसने चेंज कर दिया। यहाँ भी ऐसे ही देख रहे हैं आप, और ये भी आपकी इसी प्रकार से, ये देखिए दो अक्षरों को चेंज कर दिया है। आर पहले है उसे बाद में कर दिया है, और बाद में तो पहले कर दिया है। OR में देख लीजिए, ME में देख लीजिए, वही आपको नॉर्मल में करना है। तो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं शुरू से। देखिए नॉर्मल में क्या किया इसने, नॉर्मल है आपका, ये लिखिए दो अक्षरों के आप बना लीजिए जोड़े। नॉर्मल का पहला लिखना है आपको O पहले उसके बाद N। इसी प्रकार से RM में पहले M उसके बाद R, और AL में पहले L उसके बाद A। तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर C रहेगा। आप इजीली देखकर मिलान कर सकते हैं। इस प्रकार से आपका सही सेंटेंस बनेगा। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दे रखा है 12 का हो गया है आपकी 21, 23 का 32, तो 34 का क्या होगा। तो ये इजी क्वेश्चन है, इसमें किसी भी प्रकार की श्रृंखला नहीं लगी है। बस आपके 12 का कर दिया 21, यानी कि चेंज कर दिया उल्टे अक्षर। 23 का इसने लिख दिया है 32, तो इसी प्रकार से आपको 34 का लिखना है। कैसे लिखेंगे, देखिए 12 है यानी कि 1 2 है, तो उसे 2 1 कर दिया है। 23 है यानी कि 2 3 है, तो उसे 3 2 कर दिया। उसी प्रकार से 4 3 3 4 है, तो हम 4 3 कर देंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। हमारी ई बुक डाउनलोड करने के लिए लिंक दे रखा है आपको डिस्क्रिप्शन में, जिसमें 750 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। आप जरूर पढ़िए, एग्जाम पैटर्न पर आधारित है, आपकी एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। जो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, इस प्रकार से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। ये है आपके डाइस वाले, यानी कि जो पासा होता है उस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हमने SSC इस प्रकार से इम्पोर्टेंट जो रेलवे और एग्जाम होते हैं जिनमें रीजनिंग को शामिल किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग हमने पिछले वर्ष जितने क्वेश्चन पूछे गए थे, जिस प्रकार से पूछे गए थे, उसके अकॉर्डिंग ये वीडियो तैयार किया है। आपको क्वेश्चन पूछा है नीचे एक पासे के 4 प्रारूपों को दर्शाया है, इस पासे में अंक 2 के विपरीत फलक का कौन सा अंक होगा। तो आपको 2 के ऑपोजिट साइड कौन सा होगा वो पहचान करना है। तो सबसे पहले आपको ये वाला देखना है। ये आपका एक तरीके से प्रश्न वाला पासा होता है, जो पहली आकृति होती है उसमें। तो आपको इसमें 2 दिखाई दे रहा है, और 2 इसमें है, और 2 इसमें, यानी कि हमें तीसरे की आवश्यकता नहीं है। आप देख सकते हैं 2 किस में है, पहले तो वो चेक कर लीजिए। 2 आपके 3 में है, ऑप्शन इसमें आपके 2 नहीं है। अब 2 की जो संगत जो आपके अंक है, यानी कि 2 के साथ कौन से अंक है, 3 और 4। तो आपको देखना है 3 और 4 किस में है। इसमें 3 है लेकिन 4 नहीं है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। इसमें 4 है लेकिन 3 नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अब आप ऑप्शन नंबर सी को देखिए, यानी कि तीसरे डायग्राम को देखिए। इसमें 3 और 4 दोनों दे रखे हैं, इसमें 2 है और इसमें 5 है, यानी कि 2 का जो विपरीत फलक होगा वो 5 होगा। ऑप्शन नंबर सी की तरफ आप जाएंगे। एक बार दोबारा देख लीजिए, मैं इसे रिकॉल कर देता हूँ किस प्रकार से आपको पूछा जाएगा। आपको क्वेश्चन पूछा है कि 2 का विपरीत कौन सा है। तो जब हम 2 के विपरीत की बात करते हैं, तो हम पहले डायग्राम को देखते हैं। इसमें 2 3 और 4 ये 3 अंक दे रखे हैं। आपको देखना है 3 और 4, यानी कि 2 के जो संगत दोस्त है, 2 के जो संगत अंक है उन्हें देखिए। 3 और 4 है, 3 और 4 और किस डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं, तो आपको तीसरे वाले में 3 और 4 दिखाई दे रहे हैं। 2 का ऑपोजिट आपका 5 होगा। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। इसमें आपको 20 सेकंड से ऊपर का टाइम नहीं लगेगा। यदि आप क्वेश्चन को आराम से पढ़ते हैं तो आप इजीली 30 सेकंड में आंसर दे सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दूसरा जो आपका क्वेश्चन है उसमें है
कौन सा उत्तर आकृति में प्रश्न आकृति के विशिष्ट तत्व को विद्यमान है। तो आपको यहाँ कोई सिंपल ट्रिक यूज नहीं करनी है, बस आपको दिमाग का खेल है। इसमें जो डायग्राम दे रखे हैं वही आपको इनमें से कौन सी में दिखाई दे रहे हैं इस प्रकार से आंसर सेलेक्ट करना है। तो आप पहले दो को पकड़िए, यानी कि एरो और सर्किल को आप जब पकड़ेंगे तो एरो और सर्किल इसमें भी है, 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 यानी कि चारों में एरो और सर्किल दे रखा है। अब आप हाइट को पकड़िए, हाइट किस में है, इसमें हाइट दे रखा है, इसमें दे रखा है, इसमें दे रखा है, लेकिन इसमें आपकी हाइट नहीं है, तो आपका ये आंसर होगा नहीं। अब आपके सामने तीन ऑप्शन बचते हैं, तीन में से देखना है आपको मल्टीप्लाई वाला और एड वाला किस में है। तो इसमें मल्टीप्लाई एड नहीं है, ये भी नहीं होगा, इन दोनों में आपके हैं, बी और सी में से आपका एक आंसर होगा। तीन लाइन देखिए, ये वाली तीन लाइन है किस में है, तो इसमें तीन लाइन है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। आपको देखना है कि प्रश्न आकृति और उत्तर आकृति में सेम किस में आपको ये शेप्स दे रखे हैं। तो आप देखते हैं तो प्रश्न आकृति में जो शेप है वो सारे के सारे आपको ऑप्शन नंबर सी में मिल जाते हैं, तो आपका सी नंबर आंसर राइट होगा। नेक्स्ट आप क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेन डायग्राम। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, वेन डायग्राम आपको एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। इसके हमने तीन क्वेश्चन इस वीडियो में शामिल किए हैं। गाजर, भोजन और सब्जी। तो आप देख सकते हैं गाजर, भोजन और सब्जी एक ही होते हैं। भोजन के अंतर्गत सब्जी आती है और सब्जी के अंतर्गत आपको देखना है। ये आपको यहाँ वेन डायग्राम का जब भी आंसर देते हैं तो आपको कैटेगरी देखनी है। तो आप देखते हैं कि भोजन एक कैटेगरी है जिसके अंतर्गत सब्जी आती है और सब्जी के अंतर्गत गाजर आती है। तो इस प्रकार का आपका डायग्राम बनेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। मान लीजिए यहाँ आपको ऑप्शन दे कि गाजर, मूली और तीसरा ऑप्शन दे दी आपको पेन। तो आपको पता है गाजर और मूली तो सब्जी की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन पेन एक अलग कैटेगरी है, तब आपको इस प्रकार के ऑप्शन की तरफ जाना होता है। तो इसके हम तीन क्वेश्चन लेकर आए हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तीनों क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ आपका चौथा क्वेश्चन है, वो वैसे तो मैथ का क्वेश्चन है, लेकिन जनरल रीजनिंग के क्वेश्चन में इस प्रकार की आपको देखने को मिल सकते हैं। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एक 18 सेंटीमीटर का आपको ठोस घन दे रखा है। यदि 3 सेमी के छोटे छोटे घन बनाई जाए तो कुल कितने घन बनेंगे। तो आप देख सकते हैं एक घन है, घन इस प्रकार से होती है जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है। ये आपको मैं बना के दिखा देता हूँ। ये है घन, ये आपका घन है। ये आप देख सकते हैं इस प्रकार से घन बनाया जाता है। यहाँ हमने आपके सामने घन बना दिया है। इस प्रकार से घन बना होता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर है। तो ये आपको दे रखा है 18 सेंटीमीटर है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपको दे रखी है 18 सेंटीमीटर है। ये आपको दे रखी है 18 सेंटीमीटर। तो आपको पता होना चाहिए कि ठोस घन होता है जब उसे बदलते हैं छोटे घनों में, तो आपको एक सिंपल सा ट्रिक फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, आपने 10th में पढ़ रखा है। मैं इसके लिए ट्रिक बता रहा हूँ। जब आपको बड़े की जब भुजा दे और छोटे की भी भुजा दे, तो आपको ये करना है कि बड़े वाली भुजा का क्यूब कर दीजिए, यानी कि 3 बार गुणा कर दीजिए। नीचे आपको छोटे वाले की 3 बार गुणा करनी है। ये तो आयतन का फॉर्मूला होता है। ए क्यूब बड़े वाले का सेंटीमीटर में आपको करना है, भुजा क्यूब बटे छोटे वाले का। जब आप इसे कट करते हैं तो ये 6 आ गया, ये भी 6 आ गया और ये भी 6 आ गया। जब आप 6 का क्यूब करते हैं तो आपके सामने आता है 216 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका आंसर होगा। यदि आप में सिंपल ट्रिक की बात करें तो बड़े वाले की सेंटीमीटर में जो भुजा दे रखी है उसे 3 बार मल्टीप्लाई करके छोटे वाले की भुजा को 3 बार मल्टीप्लाई करके दोनों में भाग करना है। इस प्रकार से आप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इसमें कोई लंबा फॉर्मूला यूज करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को देखकर आप क्या करेंगे, बड़ा क्वेश्चन है, छोड़कर चले जाएंगे और आपके 1 नंबर कम हो जाएंगे। यदि कोई कॉम्पिटिटर आप में से ज़्यादा 1 अंक ले आता है तो उसका सिलेक्शन होने की संभावना है। तो इस प्रकार की क्वेश्चन को देखकर आपको छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट क्या है उसे समझना है। तो यहाँ आप देखते हैं तो इसमें क्या लिखा हुआ है, ये आपकी पूरी संख्या है और जब अगली संख्या लिखी है तो आप देख सकते हैं, मैं एक बार हटा देता हूँ। ये अगली वाली संख्या में क्या किया है, 5 को हटा दिया। सेम लिखा है लेकिन 5 को नहीं लिखा। संख्या शुरू की है 8 9 से लेकर 7 तक लिखा है, लेकिन ये आगे वाली संख्या है वो नहीं लिखी। फिर जो आगे स्टेप फॉलो किया उसमें क्या किया है, 8 तो लिखा है लेकिन लास्ट वाला 7 नहीं लिखा। 3
के बाद 7 है वो 7 नहीं लिखा और उसमें क्या किया आगे, फिर यहाँ फॉलो किया, तब 8 को आगे से हटा दिया, ये 9 से शुरू की है। तो आपको यहाँ क्वेश्चन की जगह कौन सी संख्या आएगी वो बतानी है। तो क्वेश्चन की जगह कौन सी संख्या आएगी आप इजीली बता पाएंगे। अब आपको यहाँ 8 को गायब किया, आपको पीछे वाली संख्या 3 को गायब करनी है, यानी कि 9 से आपको शुरू करनी है लेकिन लास्ट वाली नहीं लिखनी। तो 9 की शुरू ऑप्शन नंबर डी में हो रही है और लास्ट वाला नहीं लिखा है हमने, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर रहेगा। आप इसे समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वेन डायग्राम आम, फल और सब्जी के बीच के संपर्क को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है। तो यदि हम बात करें, आम एक फल है, तो फल एक कैटेगरी है जिसके अंतर्गत आम आता है, लेकिन सब्जियां एक अलग कैटेगरी होती है। तो आप इस प्रकार से दिखा सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी में इस प्रकार से दिखाया है कि ये फल है जिसके अंतर्गत आम आता है लेकिन सब्जी थोड़ी अलग होती है। तो आप वेन डायग्राम के कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। आगे एक और क्वेश्चन आएगा जिसमें आप वेन डायग्राम को खुद करने वाले हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें कहा है, यदि किसी महीने का 10वां दिन सैटरडे यानी कि शनिवार है तो उस महीने का 27वां दिन क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, जब 10वां दिन आपको दे रखा है कि सैटरडे है, सैटरडे आपको दे रखा है 10वां दिन है, तो आप उसमें 7 और ऐड कीजिए। जब 17वां दिन होगा तो आपके कौन सा दिन होगा, फिर से सैटरडे होगा। फिर आप और 7 ऐड करते हैं तो 24वां दिन कौन सा होगा, 24वां दिन भी आप कहेंगे सैटरडे होगा। एक महीने की बात की जा रही है, आप इस प्रकार से इजीली कर सकते हैं। आपको पूछा है 27वां दिन, आपने 24 तक निकाल दिए हैं। जब आप 24 में 3 ऐड करते हैं यानी कि सैटरडे में 3 दिन और आगे बढ़ाते हैं तो 25वां दिन आपका संडे होगा, 26वां दिन मंडे होगा और 27वां दिन आप ट्यूसडे यानी कि मंगलवार की तरफ जाएंगी। ऑप्शन नंबर बी है। इजी क्वेश्चन है, आपको कोई कॉन्सेप्ट, कोई फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता है नहीं। अब जब हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो आपका अगला क्वेश्चन है, यदि ओल बराबर 25 है, नाव बराबर 52 है, तो आपको नन को बताना है क्या आएगा। तो हम इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। आपको ध्यान रखना है, ओल, ओल में ए कितने नंबर पर आता है, तो आप कहेंगे 1 नंबर पर। एल आता है आपके 12 नंबर पर, एल आता है फिर 12 नंबर पर। आप इनको ऐड करते हैं, 12 और 12 24 और 1 25, यानी कि ये आपको ऐड करने का कॉन्सेप्ट है। जब आप नाव का इसी प्रकार से करेंगे तो एन आता है आपके 14 नंबर पर, ओ आता है आपके 15 नंबर पर और डब्ल्यू आता है आपके 23 नंबर पर। आप इन तीनों को ऐड कर लीजिए तो आपके 52 आएगा। यानी कि इन्होंने इंग्लिश के क्वेश्चन जो लेटर है उनके नंबर किए और नंबर को ऐड कर दिया है। तो हम यही कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं इस नन में। एक बार मैं आपके सामने से ये हटा देता हूँ। नन का हम यही कॉन्सेप्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं कौन सा आंसर आएगा, आप इजीली जल्दी से कर पाएंगे। तो हम यहाँ लिख देते हैं नन, NONE, नन लिख दिया। इसमें एन आपके कितने नंबर पर आता है, तो आप कहेंगे 14 नंबर पर। ओ की बात करें तो ओ लिखेंगे आप 15 नंबर पर, एन फिर से 14 नंबर पर और ई आप सभी को पता है 5 नंबर पर। अब आपको करना है ऐड, तो इजीली ऐड कर पाएंगे। 15 और 5 20 और ये आएंगे 28, यानी कि 20 और 28 होते हैं आपके 48, यानी कि आप ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाएंगे। इसमें भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। यदि इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो आप इजीली कर पाएंगे, मेरा विश्वास है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बनाइए। तो वेन आरेख आप बना सकते हैं, मैंने 2 क्वेश्चन करवा दिए हैं। तीसरा आप देख सकते हैं, घोड़ा बंदर और बाघ आपके सामने हैं। तीनों ही जानवर है लेकिन अलग अलग है। बाघ अलग है, बंदर अलग है, घोड़ा अलग है। तो जानवर है, आप तीनों की एक इस प्रकार से कर देंगे, 3 अलग अलग सर्किल बनाएंगे। ऑप्शन नंबर बी के अंतर्गत आपको ये करना है। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप इजीली कर पाएंगे, कोई लंबा कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ आप देखते हैं तो 3 में कितने ऐड किए हैं, तो आप कहेंगे 3 में 2 ऐड किए तो आपके 5 आई, फिर 1 ऐड किया, फिर आपके 6 ऐड किए, फिर आपके फिर ऐड किया ही नहीं। तो आपको ये कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आ रहा है कि किस किया है। तो इसके लिए आपको एक नया कॉन्सेप्ट लगाना है। 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई की है तो 6 आ गया, 6 को फिर 2 से मल्टीप्लाई की है तो 12 आ गया, 12 को फिर 2 से मल्टीप्लाई की है 24 आ गया। इस प्रकार से, यानी कि आप कह रहे हैं कि एक छोड़ के एक यदि हम करते हैं तो ये हमारी 2 से मल्टीप्लाई हो रही है। फिर हम यही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाते हैं, तो 5 में 7 ऐड करते हैं जब हम, तो 12 आते हैं।
12 में कितने ऐड 12 में 7 ऐड करेंगे तो आपके 19 आएंगे, और 19 में आप जब 7 ऐड करेंगे तो 26 आएंगे। तो आप कह सकते हैं यहाँ 19 आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए ही राइट आंसर है कि यहाँ 19 आएगा। इस प्रकार से आप रीजनिंग के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यदि एक दर्पण को एम एन रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब बनेगी। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको कोई ज़्यादा लॉजिक लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार के नॉर्मल क्वेश्चन पूछेंगे जिससे आपके जो कितना सोच सकते हैं, आपकी एबिलिटी कितनी है सोचने की, वो जांच करते हैं। यदि हम डीआरडीओ की बात करें तो डीआरडीओ में आपके 10 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के, वहीं यूपीपीसीएल टीजी2 में भी रीजनिंग शामिल है। तो दोनों में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिससे आपका जनरल जो सोचने की क्षमता है उसकी जांच की जाती है। मेन तो जो आपका है वह टेक्निकल ही है। यदि टेक्निकल मजबूत है तो आपका सिलेक्शन पक्का है। रीजनिंग और मैथ में तो बस 10th लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में कहा है ये एमएन रेखा है, इस पर एक उत्तर आकृति बनानी है। तो आपको देखना है किस प्रकार से। आपको कहा गया है दर्पण, तो आपको पता है जब भी दर्पण होता है तो उसमें जो आपका राइट पोर्शन होता है वो लेफ्ट दिखाई देता है और लेफ्ट राइट हो जाता है, यानी कि चेंज हो जाते हैं। तो वहीं आपको देखना है कि जो ये इस प्रकार से बना हुआ आकृति है इसे आपको इसी प्रकार से बनाना है। इसमें जो राइट दे रखा है वो लेफ्ट हो जाएगा। तो ये इस प्रकार की आकृति आपको इसमें दिखाई दे रही है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। यदि आप दर्पण के सामने जाकर देखते हैं तो इसी प्रकार का होगा। इसमें मान लीजिए ये आपका सर है, हेड है, तो हेड क्या नीचे होगा? नहीं, दर्पण के सामने नीचे नहीं होता। तो ये आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा जो आप देख रहे हैं। जो दूसरा आपके क्वेश्चन है, नीचे दी गई प्रश्न आकृति में या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस प्रकार की क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं जिससे आपका जनरल मैथ या फिर जो आप कितना दिमाग लगा सकते हैं वो पूछा जाता है। ये वैसे तो मैथ के क्वेश्चन बन जाते हैं लेकिन जनरल रीजनिंग में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको 3 या 4 अक्षर दे देते हैं, संख्या दे देते हैं, जिनमें से आपको एक ज्ञात करनी है। तो पैटर्न फॉलो करना है। जब भी आपको इस प्रकार की क्वेश्चन दे तो आपको देखना है कि पहले वाला जो है वो किस प्रकार से आया है। तो आप देखते हैं 9 का यदि हम स्क्वायर करते हैं तो आता है 81, और 81 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका 162 आता है। तो आपको यही पैटर्न यहाँ फॉलो करना है। 8 का आपको स्क्वायर करना है तो आपके आएगा 8 का स्क्वायर होता है 64, और उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका ऑप्शन आता है 128। यहाँ राइट आंसर होगा। तो आप देख सकते हैं पहले वाले की संख्या का स्क्वायर करके जो आपके सामने आया है उसे 2 से मल्टीप्लाई किया है। तो हमने यही कॉन्सेप्ट यहाँ लगा दिया है कि 8 का स्क्वायर करके हमने जब भी मल्टीप्लाई किया तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर बना है। आपके सामने एक क्वेश्चन है अगला जिसमें लिखा है यदि सितंबर का मान 54 है, जनवरी का मान आपको दे रखा है 42 और दिसंबर का मान आपको 48 दे रखा है, तो आपको अगस्त का मान देखना है। तो इसमें आप करने लगते हैं काउंट करते हैं कितने अक्षर है। तो यही आपको कॉन्सेप्ट करना है। सितंबर में जब आप काउंट करेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि सितंबर में आप कह सकते हैं 9 अक्षर है, और 9 को जब हमने 6 से मल्टीप्लाई किया तो आपके सामने 54 आया। इसी प्रकार से आप जनवरी में ये कॉन्सेप्ट फॉलो कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 है, और 7 को जब आपने 6 से मल्टीप्लाई किया तो 42 आया। इसी प्रकार से आपको दिसंबर में दे रखा है 2 2 4 5 6 7 8, 8 को जब आपने 6 से मल्टीप्लाई किया तो 48 आया। यही आपको अगस्त में करना है। अगस्त में आप काउंट कर लीजिए कितने लेटर दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 6 को आप 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 36 ऑप्शन बनता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। एक बार फिर से मैं इसे रिकॉल कर देता हूँ। जब आप सितंबर में अक्षर काउंट करेंगे तो सितंबर में आपके 9 अक्षर है, और 9 को इसने 6 से मल्टीप्लाई करके 54 लिखा है। वहीं इसने जनवरी में जो लेटर है उन्हें काउंट किया है और 6 से मल्टीप्लाई की है, 42 आया है। तो आपको इसी प्रकार से अगस्त में जितने भी लेटर हैं यानी कि 6 लेटर है काउंट करना है, उन्हें 6 से मल्टीप्लाई करना है। आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर बनेगा। अगला आपके पास क्वेश्चन है नीचे दी गई प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आपको एक प्रश्न दिया है और इसमें एक क्वेश्चन मार्क चिन्ह दिया है, इसके स्थान पर कौन सी संख्या आएगी वो आपको बतानी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ इसमें आपको क्या करना है, देख सकते हैं आप, इसने लिखा है 4/9, 4/9, और आपको ऊपर वाले का अलग सॉल्व करना है, नीचे वाले को अलग सॉल्यूशन इसमें करना है। तो पहले हम ऊपर वाले का कर लेते हैं। 4 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आता है, और 8 में 1 ऐड करते हैं तो 9 आया है। तो इसी प्रकार से हम
9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 और 18 में 1 जोड़ेंगे तो 19 आएगा। तो आपको 19 इस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। आप इस प्रकार से कर सकते हैं। आगे भी चेक कर लेते हैं क्या हमारा कॉन्सेप्ट सही है। तो हम 19 को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 32 आता है, और 32 में 1 जोड़ने से हमारा 39 आ जाता है। यानी कि ऊपर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि यदि हम इस संख्या को 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर देते हैं तो हमारी वो संख्या आ जाती है जिसकी हमें आवश्यकता है। जब हम नीचे इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं तो नीचे आपके सामने कॉन्सेप्ट आता है कि 9 को इसने 2 से मल्टीप्लाई करके 2 ऐड किया है। 9 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 18 आता है, और 18 में इसने 2 ऐड किया है। तो आपको यही कॉन्सेप्ट लगाना है। जब 20 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 40 और 40 में 2 जोड़ते हैं 42 आता है। यही आप आगे करते हैं तो 42 को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 84 आता है, और उसमें 2 ऐड करके इसने लिखा है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा कि ऊपर 19 आएगा और नीचे आपके 42 आएगा। यानी कि ये आपकी जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह ऑप्शन नंबर बी को आप लगा सकते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है उसमें कहा है यदि दो संख्याओं का अंतर 3 है, उनके वर्गों का अंतर 39 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। इसके दो आपके सामने तरीके हैं। दोनों में से मैं आपको शॉर्ट तरीका बताने वाला हूं। एक्स और वाई मान के आप कर सकते हैं, लेकिन वो लंबा तरीका है। आपको एग्जाम में 40 सेकेंड में आंसर करना होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ये है कि आपको बड़ी संख्या देखनी है। तो ऑप्शन की तरफ आप जाएंगे तो मान लीजिए आप 8 को बड़ी संख्या मानते हैं। ऑप्शन से एक एक करके चेक कर लीजिए, जो राइट आंसर होगा उसे ही हम कहेंगे। तो हम बड़ी संख्या को 8 मान लेते हैं, और 8 में से यदि हम 5 माइनस करते हैं तो अंतर हमारा 3 आता है। अब दूसरी लाइन आपको कहिए उनके वर्गों का योग, यानी कि इनके वर्गों का योग करना है, आपको अंतर करना है। 8 का हमें स्क्वायर करना है, -5 का स्क्वायर करना है, और अंतर आपके 39 आना चाहिए। तो ये आप देखते हैं तो इसका आंसर होता है 64 - 25। जब आप अंतर करते हैं तो 39 आंसर आता है, यानी कि ऑप्शन ए ही आपका राइट आंसर है। आप चारों ऑप्शन को एक एक करके चेक कर सकते हैं, जिसमें ये कहीं भी लाइन सही सेट हो वही इसका आंसर होता है। यदि आपको लंबा तरीका करने में कम टाइम लगे तो आप एक्स वाई मान के कर सकते हैं कि एक्स माइनस वाई का अंतर आपको 3 देर का है, एक्स स्क्वायर। ये भी मैं आपको एक बार चलिए कॉन्सेप्ट करवा ही देता हूँ। यदि आप चाहें तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं, यानी कि बड़ी संख्या को आप एक्स मानते हैं और उस दूसरी संख्या को वाई मानते हैं। दोनों का अंतर यानी कि दोनों को आप यदि घटाएंगे तो 3 आएगा। इनके वर्गों का अंतर दे रखा है आपको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 39। जब आप लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, इस समीकरण को हल करते हैं तो आपके सामने आता है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। दो आपके ब्रैकेट होते हैं, आपको सर्व समीकरण याद होगी, मैंने समझा है। तो एक्स माइनस वाई की वैल्यू आपको 3 दे रखी है। 3 को आप इससे डिवाइड कर सकते हैं, 13 आएगा, और इस प्रकार से आप लंबा कॉन्सेप्ट यूज करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। मैंने आपको शॉर्ट तरीका बता दिया है, जिससे आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, यदि एक सांकेतिक भाषा में पेंट को इस प्रकार से लिखा है 74128 और एक्सेल को लिखा है 93596, तो बताइए उसी प्रकार से एक्सेप्ट को कैसे लिखेंगे। तो आपको देखना है कि पेंट और जो एक्सेल है इनमें वही लेटर यूज हुए हैं जो इस एक्सेप्ट में दे रखे हैं। तो आप देखते हैं तो पी इसमें यूज हुआ है, और डबल सी दे रखा है, ई दे रखा है, ए दे रखा है। तो आप इन सारों का यूज करके इसको बना सकते हैं। जब हम ए की बात करते हैं तो ए के लिए पेंट में यूज हुआ है 4, तो आपकी जो आंसर होगा वो 4 से शुरू होगा। इस प्रकार से आप ऑप्शन नंबर ए की तरफ जाएंगे। यदि हम बात कर लेते हैं आगे सी की, तो एक्सेल में 3 नंबर पर सी आया है और उसके लिए 5 यूज हुआ है। हमारी 2 सी है, यानी कि हम 5 करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रकार से राइट आंसर होगा। आपको कॉम्पिटिशन में पहला डिजिट देखना है, यदि ए की ऑप्शन में दे रखा हो तो इसी प्रकार से आप कर सकते हैं। अपने टाइम की बचत करना इंपॉर्टेंट होता है। अगला आपके पास क्वेश्चन है, किसी पार्टी में 25 व्यक्ति एक दूसरे से मात्र एक एक बार हाथ मिलाते हैं तो कुल कितने बार हाथ मिलेंगे। तो ये आपको आंसर इस प्रकार के करने के लिए एक फॉर्मूला याद करना है। वो फॉर्मूला है n × n-1 आपको 2 से भाग करना है, यानी कि n आपको 25 दे रखा है, 25 × 25 - 1 यानी कि 24 बट्टे आपको 12 करना है। जब आप इस प्रकार से करते हैं तो आपके पास ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। 300 बार कुल हाथ मिलेंगे, तो आपका ऑप्शन नंबर बी है। फॉर्मूला इसे याद कर लीजिए। यदि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन दे तो इस फॉर्मूला का यूज करके आप कितनी भी बड़ी बड़ी संख्याओं का इजीली हल कर सकते हैं। लास्ट आपके पास क्वेश्चन है, एक चींटी 3 मीटर चलती है, फिर 4 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ती है, अपने मूल स्थान से कितनी दूरी उसने तय की है।
इसके लिए आपको 2 क्वेश्चन बनते हैं, दोनों ध्यान में रखना है। इसमें कहा है कि एक चींटी इस स्थान से, मान लीजिए यहाँ से चलिए 3 मीटर, तो ये आपकी दूरी है 3 मीटर। फिर एक ऊंचे वृक्ष पर चढ़ती है, तो ऊंचे वृक्ष की ऊंचाई दे रखी है आपको 4 मीटर। अब आपको देखना है ये धरती पे यानी कि क्षितिज पे एक वृक्ष है, जो यहाँ डिग्री कोण बनेगा वो 90 डिग्री का होगा, यानी कि समकोण होगा। और ये आपको मूल दूरी पूछी है, यानी कि मूल दूरी। 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक तो मूल स्थान से दूरी, यानी कि मूल स्थान ये पॉइंट वाला है ए मान लीजिए, और ये दूरी है टोटल ये वाली, कर्ण ज्ञात करना है। यदि आपको कहे कि कुल कितनी चली है, तो आप 3 और 4 को ऐड करके 7 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ मूल दूरी पूछी है। मूल दूरी को आपको पता है कर्ण कहते हैं, और कर्ण ज्ञात करने के लिए आपके लिए फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर। आधार आपका ये है 3 का स्क्वायर 9 प्लस लंब का स्क्वायर 4 का स्क्वायर होता है 16। जब इनको ऐड करते हैं तो आपको 25 आता है। कर्ण का स्क्वायर 25 आया, जब आप कर्ण निकालेंगे तो रूट लगेगा और इसका आंसर 5 मीटर आप ऑप्शन आएगा। ये आपने 10th में बेसिक पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा होगा। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति का मुंह उत्तर की ओर है, तो यदि आपको इस प्रकार से दिशाएं दे तो आपको ये डायग्राम बना लेना है। डायग्राम एग्जाम में दिया नहीं होता, आपको बना लेना है। ऊपर की तरफ नॉर्थ दिशा रखनी है, यानी कि उत्तर, इस तरफ साउथ, पूर्व और पश्चिम, ये आप मान सकते हैं कौन सी दिशाएं होती है। ये आपको डायग्राम बना लेना है। एक पेज ले लीजिए, उसमें ये डायग्राम बना लीजिए। उत्तर की तरफ उसने मुंह कर रखा है, ये मान लीजिए उसका मुंह कर रखा है इसने, वह घड़ी की सुइयों की तरफ, यानी कि वह क्लॉकवाइज घूमता है 45 डिग्री। तो ये आपको पता है 90 डिग्री होता है, यहाँ 45 डिग्री घूम जाता है। इसके बाद वह घड़ी की सुइयों के विपरीत, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमता है, तो ये 45 है, फिर ये 90 यहाँ आएगा। तो बताइए अब उसका मुंह किस तरफ है, तो आप देख सकते हैं उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ उसका मुंह है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इस प्रकार से यदि आप ये डायग्राम बना के करते हैं तो इजीली आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। इसी पर आप DRDO सेप्टेम 10 के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी है उसे जाकर चेक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे अच्छा रिस्पॉन्स मिले और हम आपके लिए रेगुलर वीडियोज बनाकर लेकर आएँ।